हेलो एवरीवन। आज हम आपके एकांकी संचय में से तीसरी एकांकी पढ़ना शुरू करेंगे और उस एकांकी का नाम है मातृभूमि का मान। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जब हम नई एकांकी पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके पहले जो एकांकी हमने पढ़ी है उनके पात्र एक बार हम फिर से याद करेंगे और फिर नई एकांकी पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली एकांकी हमने पढ़ी थी संस्कार और भावना, और उस एकांकी के प्रमुख पात्रों में से एक है माँ। माँ के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम था अविनाश और छोटे बेटे का नाम था अतुल। अतुल की पत्नी का नाम एकांकी में दिया है उमा, और अविनाश की पत्नी का नाम एकांकी में नहीं दिया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम किस नाम से जानेंगे? विजातीय बंगाली स्त्री। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो संस्कार और भावना इस एकांकी में कितने पात्र थे? 5 पात्र। और वो एकांकी एक पारिवारिक एकांकी है। पारिवारिक यानी एक परिवार से संबंधित, इसलिए पारिवारिक। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली एकांकी। दूसरी एकांकी जो हमने पढ़ी उसका नाम है बहू की विदा। बहू की विदा ये एकांकी पारिवारिक है और सामाजिक है। पारिवारिक इसलिए क्योंकि परिवार से संबंधित है, और सामाजिक इसलिए क्योंकि ये समाज की एक कुप्रथा पर भाष्य करती है। ठीक है, अब इस एकांकी में यानी बहू की विदा, इस एकांकी में जो पात्र है उसमें से एक पात्र है, प्रमुख पात्र में से एक जीवनलाल, जो धनी व्यापारी थे, आपको याद ही होगा। उनकी पत्नी थी जिसका नाम क्या था? राजेश्वरी। जीवनलाल और राजेश्वरी, इन दोनों के दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम था गौरी, और गौरी गौरी जो है वो विवाह करके अपने ससुराल में रहती है। और बेटे का नाम क्या था? रमेश। रमेश की पत्नी का नाम था कमला, और कमला का भाई था प्रमोद, जो अपनी बहन की विदा कराने के लिए उसके ससुराल में आया था। तो मुझे उम्मीद है दोनों एकांकी आपको अच्छे से याद होंगे। ठीक है, तो बहू की विदा के पात्र और राजेश्वरी, जीवनलाल, राजेश्वरी, फिर गौरी, रमेश, रमेश की पत्नी कमला और कमला का भाई प्रमोद। ओके, अब हम आज जो तीसरी एकांकी पढ़ना शुरुआत कर रहे हैं उस एकांकी का नाम है मातृभूमि का मान। मातृभूमि यानी जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, जो हम जिस पर कर्म करते हैं या हम पलते बढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हमारी मातृभूमि। तो हमारी मातृभूमि हमारे देश की रक्षा करने के लिए, उसके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए हमें हमेशा अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो कुछ इसी प्रकार की सीख हमें इस एकांकी के माध्यम से भी मिलती है कि हम अपने एकांकी हम अपने देश के लिए, हम अपने मातृभूमि के लिए हर एक प्रकार का बलिदान, चाहे तन का हो, चाहे मन का हो या धन का हो, ये सारी बातें हमें अपने भूमि के ऊपर, हमारे हमारे देश के ऊपर न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अब ये एकांकी एक ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित है, इतिहास की एक घटी हुई घटना है, इसीलिए ये एकांकी कौन सी है? ऐतिहासिक एकांकी। तो जैसे हमने पढ़ा था, पहली एकांकी पारिवारिक थी, दूसरी पारिवारिक और सामाजिक थी, वैसे ये एकांकी कौन सी है? ऐतिहासिक एकांकी। और आगे मैंने ये लिखा है कि मातृभूमि के मान के रक्षार्थ, यानी अपने मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करने के लिए हमें अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ओके, अब हम इस एकांकी के पात्र कौन कौन है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस एकांकी के प्रमुख पात्रों में से एक है महाराणा लाखा। अब ये महाराणा लाखा शासक थे। शासक यानी राजा। कहाँ के राजा थे, कहाँ के शासक थे? एकांकी में शासक इस शब्द का प्रयोग किया गया है, शासन करने वाले, राज्य करने वाले, तो हम भी शासक ही कहेंगे, राजा नहीं। ठीक है, तो महाराणा लाखा मेवाड़ इस राज्य के शासक थे। और दूसरे पात्र है राव हेमू, जो बूंदी, ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, ये मेवाड़ राज्य है, और वो जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो बूंदी राज्य है। तो बूंदी जो है वो मेवाड़ की तुलना में छोटा था। तो बूंदी राज्य के शासक का नाम था राव हेमू, और मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा लाखा। अब ये दोनों ही राजपूत है। आपको जैसे पता है कि राजपूतों में वीरता की बिल्कुल कमी नहीं थी,
और ये राजपूत थे, लेकिन दोनों के वंश अलग है। तो राजपूतों में भी अलग अलग वंश होते थे। तो महाराणा लाखा जो है ये सिसोदिया वंश के हैं और राव हेमू हाड़ा वंश के। ये दो पात्रों के अलावा जो तीसरा पात्र है, महाराणा लाखा के सेनापति थे, मेवाड़ के सेनापति थे, जिनका नाम क्या है, अभय सिंह। और फिर यहाँ पे महाराणा लाखा का सिपाही यानी जो सेना थी लाखा की, मेवाड़ की जो सेना थी, उसमें से एक सिपाही था जिसका नाम है वीर सिंह। और इसी वीर सिंह, यूँ समझ लो कि ये हमारी एकांकी का नायक है, उसी के कारण ये एकांकी घटती है। वही हमें ये संदेश देता है कि मातृभूमि के सम्मान के लिए हमेशा सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये वीर सिंह और उसके साथी। और उसके बाद और एक पात्र है चारणी। चारणी इस एकांकी में राजगायिका है, जो राजपूतों की शुभ चिंतक है, यानी राजपूतों की एकता को बनाए रखने का प्रयास करती है और राजपूतों की वीरता और राजपूतों की महानता का वर्णन वो अपने गीत के माध्यम से किया करती थी। ठीक है, अब हम इस एकांकी की कहानी क्या है ये समझते हैं। तो जहाँ से अपनी एकांकी की शुरुआत होती है, ये जो महाराणा लाखा है ये इस प्रकार से सोचते हैं कि सारे राजपूत छोटे छोटे राज्यों में बिखरे हुए हैं, यानी जिस प्रकार से बूंदी एक छोटा राज्य है और कई ऐसे छोटे छोटे राजपूतों के राज्य हैं। तो महाराणा लाखा सोचते हैं कि अगर ये सारे राज्य एक हो जाए, यानी सारे राजपूत एक हो जाए, यानी आसपास के ये जो छोटे छोटे राज्य है राजपूतों के, ये अगर मेवाड़ के अधीन हो जाए तो राजपूतों में एकता प्रस्थापित होगी और राजपूतों की शक्ति भी बढ़ेगी, जिसके जरिए राजपूत विदेशी शत्रुओं का डट के मुकाबला कर सकते हैं। और इसीलिए ये सोचकर कि सारे राजपूत ये जो छोटे छोटे राज्यों में बिखरे हुए हैं, ये सारे राजपूत एक हो जाए तो इनकी एकता बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी और ये विदेशी शत्रुओं का सामना डट के कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। और इसीलिए राजपूतों को एक करने के लिए, एकता के सूत्र में बांधने के लिए मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा राव हेमू को एक प्रस्ताव भेजते हैं। प्रस्ताव होता है बूंदी राज्य का मेवाड़ के अधीन होने का। अधीन मतलब क्या? तो बूंदी का जो राज्य है वो किसके अंदर आ जाए? मेवाड़ के अंदर। और इस प्रकार से फिर बूंदी मेवाड़ सब एक ही हो जाएंगे और शासक कौन रहेगा? अर्थात महाराणा लाखा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा राव हेमू के पास ये संदेश लेकर जाते हैं। महाराणा लाखा संदेश भेजते हैं, प्रस्ताव भेजते हैं, किसके जरिए? सेनापति अभय सिंह के जरिए। यानी वो प्रस्ताव, वो जो मैसेज है, वो जो संदेश है, वो लेकर कौन जाता है? अभय सिंह। और प्रस्ताव कौन सा है कि बूंदी ये जो छोटा सा राज्य है ये किसके अधीन हो जाए, यानी किसके अंदर आ जाए, सरेंडर हो जाए? तो मेवाड़ के अधीन हो जाए। ओके, जब सेनापति अभय सिंह राव हेमू के पास ये प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो राव हेमू उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, क्योंकि राव हेमू बिल्कुल, वे भी तो राजपूत थे, स्वाभिमानी स्वभाव के थे। वे कहते हैं कि अगर राजपूतों में एकता प्रस्थापित करनी है या विदेशी शत्रुओं का एक होकर मुकाबला करना है, डट के सामना करना है, तो हम सारे राजपूत अपने अपने राज्यों में अलग रहकर भी एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उसके लिए किसी एक राज्य को दूसरे राज्य के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक राज्य को दूसरे के सामने सरेंडर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम अलग रह के भी एक दूसरे को सपोर्ट, सहायता कर सकते हैं। और रही बात राजपूतों की एकता की, तो हम सारे राजपूत एकता के सूत्र में पहले से ही बंधे हुए हैं। और लेकिन अब ये एकता शायद खंडित होना शुरू हो जाएगा। खंडित यानी टूटना। तो ये किसका कहना था? राव हेमू का। इस बात पर अभय सिंह उन्हें काफ़ी मनाने का प्रयास करते, कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, लेकिन राव हेमू अपने बात पर अड़िग रहते हैं। वे बिल्कुल भी अपने बात से हिलने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते कि नहीं, हम तो इस प्रकार से किसी की बात या कोई अगर हमें अपनी शक्ति की या ताकत दिखाकर अगर हमें इस प्रकार से अधीन करना चाहे तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे।
हम राजपूत हाड़ा प्रेम की अनुशासन की भाषा समझते हैं। इस प्रकार के ताकत की भाषा कोई करेगा तो हम भी अपनी ताकत शक्ति दिखाने के लिए तैयार हैं। जब राव हेमू के द्वारा ये प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है तब सेनापति अभय सिंह वापस मेवाड़ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद सेनापति अभय सिंह वापस मेवाड़ आते हैं और महाराणा लाखा को ये खबर देते हैं कि राव हेमू ने उनका अधीनता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अब ये सुनने के बाद महाराणा लाखा उनके ईगो हर्ट हो जाता है। उनको ये अपमान लगता है कि एक छोटे से राज्य के, बूंदी जैसे छोटे से राज्य के छोटे से शासक ने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और इसी अपमान में वे तय करते हैं कि चलो ठीक है, अगर ये प्रस्ताव लेकर प्यार से नहीं मान रहे तो हम आक्रमण करेंगे और आक्रमण करके हम उस राज्य को जीत लेंगे, फिर तो मना करने का सवाल ही नहीं। और इस प्रकार से मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा युद्ध की तैयारी करते हैं। निमरा ये मैदान का नाम है जिस मैदान में ये युद्ध होने वाला था, जिसमें पड़ाव डाले जाते हैं युद्ध के लिए। तो ये निमरा के मैदान में युद्ध होने वाला था, वहाँ पे पड़ाव डाले जाते हैं मेवाड़ के सैनिकों के। लेकिन ये खबर रातों रात राव हेमू को मिल जाती है कि इस प्रकार से महाराणा लाखा आक्रमण करने वाले हैं बूंदी पर। तो रातों रात राव हेमू की सेना महाराणा लाखा यानी मेवाड़ के जो सेना के पड़ाव डाले जाते हैं, जो टेंट होते हैं जहाँ पे सिपाही आए हैं रहने के लिए कि अभी युद्ध शुरू करना है, उसकी तैयारी चल रही है, वहां पे राव हेमू की सेना आक्रमण कर देती है। अब राव हेमू के सेना के द्वारा जब अचानक ये आक्रमण किया जाता है तब महाराणा लाखा की सेना बौखला जाती है, क्योंकि वे लोग अलर्ट नहीं होते हैं और जो कि वे युद्ध के लिए उस समय तैयार नहीं होते पूरी तरह से, तो उन्हें भागना पड़ता है वहां पे। तो भागना पड़ता है मतलब वे हार ही जाते हैं। इस प्रकार से राव हेमू की सेना मेवाड़ की सेना के कंपैरिजन में छोटी होती है, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी ज्यादा नहीं होते। फिर भी जो कि ये महाराणा लाखा की मेवाड़ की सेना तैयार नहीं थी उस समय, तो राव हेमू की सेना हमला बोल देती है और इन्हें भागना पड़ता है। तो राव हेमू की छोटी सी सेना महाराणा लाखा के मेवाड़ की बड़ी सेना को हरा देती है, भगा देती है। अब इस प्रकार से महाराणा लाखा का दूसरी बार ईगो हर्ट हो जाता है, यानी दूसरी बार उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है, उनका अपमान होता है, ऐसे उन्हें महसूस होता है। तो पहला अपमान क्या हुआ कि उनके प्रस्ताव को बूंदी के राव हेमू जो शासक थे उन्होंने ठुकरा दिया था, अधीनता के प्रस्ताव को। दूसरा अपमान क्या हुआ, निमरा के मैदान में बूंदी के छोटी सी सेना ने मेवाड़ की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया। तो इस प्रकार से महाराणा लाखा अपने अपमान के आग में जलते हैं, उन्हें बहुत क्रोध आता है और उस क्रोध में वे एक प्रतिज्ञा, विवेकहीन प्रतिज्ञा, जो बिना सोचे समझे ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं। प्रतिज्ञा क्या होती है कि जब तक वे बूंदी के दुर्ग में, दुर्ग यानी किला, फोर्ट, ओके, गढ़, तो जब तक वे बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करेंगे, ससैन्य यानी सेना के साथ, जब तक वे बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करेंगे तब तक वे अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। यानी जब तक बूंदी को अपने काबू में नहीं करेंगे तब तक वे ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। अब राजपूत थे, राजपूतों में तो वचन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे कुछ भी हो जाए, एक बार मुख से वचन निकल गया तो उसे हर हालत में पूरा ही करना होता है। उनके मुख से ये विवेकहीन प्रतिज्ञा तो वे ले बैठते हैं, लेकिन बाद में अभय सिंह, चारणी, इनके द्वारा उनको ये एहसास होता है कि ये उन्हें समझाते हैं कि महाराज आपको ये अविवेक से भरी हुई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वास्तविकता में देखें तो ये बात कभी भी संभव नहीं हो सकती थी कि जब तक दुर्ग में ये प्रवेश नहीं करेंगे महाराणा लाखा तब तक ये अन्न जल नहीं अगर ग्रहण करेंगे तो फिर जीवन जीना तो संभव नहीं था। इसीलिए वो अविवेक से भरी हुई प्रतिज्ञा थी।
अभय सिंह और चारनी के बात करने के बाद, समझाने के बाद महाराणा लाखा को भी एहसास होता है कि हाँ, सच में ये एक विवेकहीन प्रतिज्ञा थी और अब राजपूत थे तो अपना वचन जो शब्द है वो तो खाली नहीं जाने चाहिए, तो किसी भी हालत में वो वचन भी पूरे होने चाहिए और उस शपथ से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। इस बात पर चारनी अभय सिंह सोचने लगते हैं और फिर चारनी इस बात का उपाय सुझाती है कि किस प्रकार से राजपूतों में ये जो विवाद हो रहा है ये भी टाला जा सकता है। मतलब अगर महाराणा लाखा ने बूंदी पर आक्रमण किया तो ये राजपूतों के बीच में जो शत्रुता थी वो तो बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। और चारनी राजपूतों की शुभचिंतक है, वो नहीं चाहती थी कि इस प्रकार से राजपूतों में दूरियां आ जाए और अगर राजपूतों की आपस में ही दुश्मनी बढ़ेगी तो बाहर से जो आने वाले विदेशी शत्रु हुआ करते थे वे तो उसका फायदा ही उठाएंगे, जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता था इस भूमि को। इसीलिए चारनी जो है वो भी महाराणा लाखा को समझाती है कि महाराज, ये आपने अन्याय अविवेक वाली प्रतिज्ञा ले ली है और उस प्रतिज्ञा से छुटकारा पाने का उपाय जो है वो भी चारनी द्वारा सुझाया जाता है। उपाय क्या होता है? तो चारनी उपाय सुझाती है कि मेवाड़ के ही धरती पर, यानी जो मेवाड़ का राज्य है, जो मेवाड़ का इलाका है, उसी धरती पर मेवाड़ में ही बूंदी का नकली दुर्ग बनाया जाए, यानी नकली फोर्ट, किला बनाया जाए और फिर उस नकली किले पर, बूंदी के नकली किले पर आक्रमण करके उसे ध्वस्त किया जाए। ओके, उसका ध्वंस किया जाए और इस प्रकार से उस मेवाड़ के नकली दुर्ग पर, मेवाड़ का बूंदी के नकली दुर्ग पर, बूंदी के नकली दुर्ग पर, जो मेवाड़ की धरती पर बूंदी का नकली दुर्ग बनाया जाए, फिर उस नकली बूंदी के नकली दुर्ग पर आक्रमण किया जाए, यानी झूठ मूठ का आक्रमण। ठीक है, झूठ मूठ का युद्ध किया जाए और उस दुर्ग को पूरा मिट्टी में मिला दिया जाए। इस प्रकार से महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा भी पूर्ण होगी और ये जो उन्होंने पूर्ण वचन तो उनके पूर्ण होंगे ही, फिर बाद में देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। तो किसी प्रकार से उन्हें अपने वचन से मुक्त होना था जो मुख से उनके निकल गए थे। पहले तो महाराणा लाखा तैयार नहीं थे, लेकिन फिर सोचते कि हाँ, ये भी ठीक है। इस प्रकार से वे अपने ही वचन से छुटकारा पा लेंगे और फिर बाद में आराम से सोचेंगे कि किस प्रकार से बूंदी को काबू में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अब तैयारी होती है मेवाड़ के धरती पर नकली दुर्ग बनाने की। दुर्ग बनाया जाता है। अब झूठ मूठ का आक्रमण, युद्ध का खेल खेला ही जाने वाला था। उस समय वहां पे कौन होता है? मेवाड़ की सेना में एक वीर सिंह नाम का सिपाही होता है। जो सिपाही होता है महाराणा लाखा की सेना का, मेवाड़ का, लेकिन उसकी जन्मभूमि होती है बूंदी। उसका जन्म कहाँ हुआ होता है? बूंदी में। और वो अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से बेहद प्यार करता है। तो जब उसे ये बात पता चलती है कि इस प्रकार से मेवाड़ की धरती पर बूंदी का नकली दुर्ग बनाया जा रहा है, उसके ऊपर महाराणा लाखा द्वारा झूठ मूठ का आक्रमण किया जाएगा और वो नकली दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो वीर सिंह इस बात के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होता है। वो अपने साथियों को इकट्ठा करता है और उन्हें ये प्रेरणा देता है, उन्हें ललकारता है कि नकली दुर्ग हुआ तो क्या हुआ, है तो हमारी जन्मभूमि के सम्मान का मंदिर और हम अपने जन्मभूमि के इस सम्मान के मंदिर को, उस किले को हमारी आंखों के सामने इस प्रकार से नष्ट होते हुए नहीं देख सकते। तो हम नकली ही सही, लेकिन हम अपने उस दुर्ग की रक्षा करेंगे। और महाराणा लाखा आज देखते रह जाएंगे कि किस प्रकार से हाड़ा वंश के जो ये सिपाही है, ये अपने जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि के मान मंदिर को, उस मंदिर के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए अपने प्राण भी त्याग देते हैं। और सच में ऐसा होता है। जब युद्ध शुरू होता है तो महाराणा लाखा तथा अभय सिंह, इन्हें इस बात की कल्पना भी नहीं होती कि अंदर जो वीर सिंह और उसके साथी है वे असली युद्ध करने वाले हैं। युद्ध शुरू होता है जब किले के अंदर से, उस नकली दुर्ग के अंदर से, जब असली वार बाहर के सेना को झेलने पड़ते हैं सिपाहियों के,
जहाँ पे खाली वार होने चाहिए थे झूठ मूठ के, वहाँ पे असली वार होने लगते हैं, असली गोलियां चलने लगती है। तब सेनापति अभय सिंह युद्ध रोकते हैं और जाकर वीर सिंह को बाहर से ही ललकारते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, व्यर्थ में अपने प्राण गंवा रहे हो, ये तो झूठ मूठ का युद्ध है और ये तो नकली दुर्ग है। लेकिन वीर सिंह बिल्कुल भी तैयार होता नहीं है। वो ये कहता है या तो महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा पूर्ण होगी या फिर हमारे प्राण जाएंगे। और इस प्रकार से उस नकली दुर्ग के सम्मान को बनाए रखने के लिए वीर सिंह और उसके साथी अपने अंतिम सांस तक लड़ते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। और यहाँ पर अपनी एकांकी पूर्ण हो जाती है। और फिर उसके वीर सिंह के शहीद होने के बाद वहाँ पे राव हेमू आते हैं और महाराणा लाखा को भी अब पछतावा होता है कि मैंने अपनी मूर्खता भरी प्रतिज्ञा के कारण इतने वीर मेरी सिपाही या इतने वीरों को, इतने उसके साथियों को, इतने वीर सिपाही को मैंने खो दिया। उन्हें दुख होता है, पछतावा होता है अपनी बात पर। और उसी पछतावे में वे सोच रहे होते हैं कि इस प्रकार से अगर ये बात राव हेमू को पता चली तो पता नहीं वे माफ कर पाएंगे या नहीं। लेकिन उसी समय वहां पे राव हेमू का आगमन होता है और राव हेमू बड़े उदार मन से उन्हें इस बात के लिए क्षमा कर देते हैं और दोनों राजपूत एक हो जाते हैं। यानी वीर सिंह का जो बलिदान था वो बिल्कुल भी व्यर्थ जाता नहीं है। उसके प्राणों का बलिदान वो दे देता है अपने मातृभूमि के उस सम्मान के मंदिर के लिए, रक्षा करने के लिए। लेकिन उसके ही शहीद होने के बाद ये दोनों राजपूतों में जो दुश्मनी के बीज शुरू हो गए थे उगने, वो पूरे खत्म हो जाते हैं और राजपूत फिर से एक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी एकांकी की कहानी, जो घटी हुई घटना। और अब हम आपके पाठ्य पुस्तक में से एकांकी पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए, ओके। एकांकी का नाम है मातृभूमि का मान और इस एकांकी के एकांकीकार है हरिकृष्ण प्रेमी। एकांकीकार का परिचय पढ़ते हैं। श्री हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना शहर में सन 1908 में हुआ। अब इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की थी। प्रेमी जी एक लोकप्रिय और एक सफल नाटककार है। आपके प्रसिद्ध नाटक है बंधन, छाया, ममता, पाताल विजय, रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, आहुति, विषपान आदि। प्रेमी जी की एकांकियों में बेड़िया बादलों के पार, वाणी मंदिर, नया समाज, मातृभूमि का मान, निष्ठुर न्याय आदि। और इनके नाटक जो है ये सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मानवीय प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, वीरता, साहस, पराक्रम जैसे मानवीय मूल्यों को स्थान दिया है। सन 1974 में इनका निधन हो गया। अब इसके पात्र परिचय हम पढ़ते हैं। राव हेमू, अभय सिंह मेवाड़ के सेनापति, महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक, वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला था, चारनी और वीर सिंह के साथी। अब हम एकांकी पढ़ते हैं। पहला दृश्य, स्थान है बूंदीगढ़ यानी बूंदी का किला, फोर्ट। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। अभय सिंह, महाराव, सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। अभय सिंह ने क्या कहा? महाराव, सिसोदिया वंश यानी महाराणा लाखा के वंश जो है सिसोदिया राजपूत, ये हाड़ाओं को, हाड़ा यानी आपको राव हेमू और उनके बाकी हाड़ा वंश के राजपूतों को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। स्नेह यानी प्रेम। इस बात पर राव हेमू क्या कहते हैं? तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? अगर आप हमें आदर और स्नेह से देखते हैं तो फिर आप हमारे पास अधीनता का प्रस्ताव लेकर क्यों आए हैं? अधीनता यानी सरेंडर करना, गुलामी करना। तो आप गुलामी करने की, ये अधीन होने की बात या वो प्रस्ताव लेकर क्यों आए हैं?
इस बात पर अभय सिंह क्या कहता है, महाराव हम राजपूतों को छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है। हम राजपूतों की ये जो छिन्न भिन्न यानी बिखरी हुई, असंगठित मतलब छिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, और असंगठित मतलब बिखरी हुई। तो ये जो हम राजपूत अलग अलग बिखरे हुए हैं, तो हमारी ये जो शक्ति है ये विदेशियों का सामना किस प्रकार से कर सकती है। विदेशी यानी जो भारत भूमि के बाहर से जो शत्रु लोग आए थे, जैसे अंग्रेज थे, जैसे पुर्तगाली लोग थे, ये सब, तो इनका सामना हम किस प्रकार कर सकते हैं। इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति का एक केंद्र के अधीन रखें। तो अभय सिंह उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा है कि इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम सारे राजपूतों की शक्ति का एक ही केंद्र हो, यानी एक ही सारे राजपूतों का राज्य हो, ताकि हमारी एकता, हमारी शक्ति एक हो। रावहेमू, और वह केंद्र है चित्तौड़ यानी मेवाड़। चित्तौड़ ही मेवाड़ है, ठीक है, और वह केंद्र चित्तौड़ है, सही ना। ये रावहेमू ने उन्हें ताना देते हुए पूछा। तो अभय सिंह क्या कहता है, इसमें भी कोई संदेह है महाराज, अर्थात मतलब इसमें भी कोई शक की बात है, वो केंद्र चित्तौड़ ही होना चाहिए। चित्तौड़ का गत गौरव फिर लौटा है। गत गौरव यानी बीता हुआ गौरव, जो बीते हुए दिन है, जो गौरव के, अभिमान के, वो फिर से लौटे हैं। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं कि आज भी उसी तरह से रहे। मतलब कुछ राजवंश पहले से ही मेवाड़ के अधीन थे, यानी चित्तौड़ के अधीन थे, मेवाड़ के अधीन थे, तो आज भी वे राजवंश फिर से अधीन हो जाए। और बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ का आश्रित रहा है। आश्रित यानी निर्भर। तो जैसे ही अभय सिंह ने ये कहा, इसमें भी कोई संदेह है महाराव, अभय सिंह क्या कहते हैं, इसमें भी कोई संदेह है महाराव, चित्तौड़ का बीता हुआ गौरव यानी गत गौरव फिर से लौटा है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहे, चाहे वह बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित, आश्रित यानी निर्भर, कि बूंदी भी हमेशा किस पर निर्भर रहा है, मेवाड़ के। इस बात पर रावहेमू क्या कहते हैं, बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित, ये तुम क्या कहते हो। अभय सिंह जी, हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, यानी हाड़ा वंश यानी रावहेमू बूंदी किसी की भी गुलामी स्वीकार नहीं करता, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ के महाराणा हो। यानी वे युद्ध करने से बिल्कुल नहीं डरते, वे कहते हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, चाहे विदेशी शत्रु आ जाए या चाहे मेवाड़ के महाराणा लाखा आ जाए। अभय सिंह, महाराव आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है। एक सूत्र यानी एकता की माला, एक होने की आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। कौन सी माला, एकता की माला, मतलब सारे राजपूतों को एक होने की आवश्यकता है, और ये एकता कौन स्थापित कर सकता है, तो महाराणा लाखा। इस बात पर रावहेमू क्या कहते हैं, देखो, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है, नाज यानी अभिमान है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय ना दे, इसी में उसका कल्याण है। दंभ यानी झूठा, घमंड, तो इतने बड़े घमंड को मेवाड़ यानी महाराणा लाखा अपने प्राणों में आश्रय ना दे, कि अपने वे ही सिर्फ ताकतवर है और ये वे ही युद्ध कर सकते हैं, उन्हीं में ये वीरता है। ये जो उनका दंभ है, ये जो उनका झूठा घमंड है, उस घमंड को वे अपने पास ना रखे, उसी में उनका कल्याण है। और रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो पहले से बनी है, और रही बात राजपूतों के एक माला में गूंथने की यानी एक होने की, तो हम सारे राजपूत पहले से एक हैं, वो माला तो पहले से बनी हुई है, एकता की माला। हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है, यानी उस एकता की माला को तोड़ने की शुरुआत हो गई है। वो शुरुआत किसने की है, महाराणा लाखा ने, मतलब इस प्रकार से गुलामी का प्रस्ताव, अधीनता का प्रस्ताव भेजकर, और ये किसने कहा, रावहेमू। अब अभय सिंह क्या कहते हैं, देखो, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए हैं। अनुशासन यानी डिसिप्लिन,
यानी उनका कहना क्या है कि राजपूत जो है ऐसे छोटे छोटे राज्य में बिखरे हुए हैं, तो कहीं पे भी कोई डिसिप्लिन अनुशासन नहीं है, कोई नियम कायदे कानून नहीं है, और इसीलिए अनुशासन नहीं है, इसीलिए हमारे देश के भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हुए। तो राव हेमू क्या कहते हैं, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अवतरण है, आप इसको मार्क करना। क्या कहते हैं कि प्रेम का अनुशासन, अगर आप प्यार से कहते हैं तो प्रेम के नियम कायदे कानून मानने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन शक्ति आप दिखाएंगे तो वो हम कभी नहीं मानेंगे। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उसे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यानी मेवाड़ के महाराणा लाखा को अगर राजपूतों पर ही अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे हम नहीं रोक सकते। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर कर सकता है, अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे राव हेमू का स्वाभिमानी स्वभाव हमें पता चल जाता है कि क्या कहते हैं वे, कि हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहकर हम महाराणाओं का आदर कर सकते हैं, लेकिन किसी की गुलामी सहकर, किसी के अधीन होकर किसी की सेवा करना ये हम कभी पसंद नहीं करेंगे। अभय सिंह, तो मैं जाऊं, राव हेमू, आपकी इच्छा। दोनों का दो तरफ प्रस्थान होता है, पट परिवर्तन, और यहाँ पर दूसरा दृश्य, फिर पहला दृश्य खत्म हो जाता है और दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है। तो ये पहले दृश्य में हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार से अभय सिंह अधीनता का प्रस्ताव लेकर राव हेमू के पास गया था और राव हेमू ने बिल्कुल स्वाभिमान से उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठीक है, तो चलिए अब इस एकांकी के बारे में हम कुछ प्रश्न देखते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम इस पाठ का अवतरण देखते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे ध्यान देख सकते हो, महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। तो ये एक अवतरण है और उसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो आगे देखिए, वक्ता कौन है और वह किससे और क्या कह रहा है। तो आपके सौभाग्य से यहाँ पे आंसर सब लिखे हुए, उत्तर लिखे हुए हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से और अच्छी तरह से आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वक्ता कौन है, महाराणा लाखा का सेनापति अभय सिंह, और किससे और क्या कह रहा है, तो बूंदी के शासक राव हेमू उनसे बात कर रहा है और उनका महाराणा लाखा का संदेश यानी उनका अधीनता का प्रस्ताव उनके सामने रख रहा है। ठीक है, दूसरा है, वक्ता के कथन पर श्रोता की प्रतिक्रिया स्पष्ट कीजिए। यानी जब वक्ता ने ये एकता के सूत्र में गूंथे जाने की आवश्यकता को प्रकट किया तो श्रोता ने क्या कहा, तो श्रोता यानी राव हेमू, तो ये भी आगे आप लिखना है इसमें। उसके बाद तीसरा है, एकता की आवश्यकता सदा से ही रही है। यानी एकता तो पहले मतलब ये जब राजपूतों के राज्य या ये सब थे या अंग्रेज सरकार बाद में आया था, तभी हर समय से ही एकता का भाव देश में ज़रूरी होता है और आज भी ज़रूरी है और आगे भी रहेगी ये एकता की ज़रूरत। तो इस भाव को आपको अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। ओके, और उसके बाद है आगे का, वक्ता का चरित्र चित्रण कीजिए। तो वक्ता यानी अभय सिंह, उनका चरित्र चित्रण आपको करना है। तो यहाँ पर कुछ 2-3 लाइन दी ही गई है, आप अपने शब्दों में उनका चरित्र चित्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने इस मातृभूमि का मान, इस एकांकी का पहला दृश्य पढ़ा है, पहले दृश्य को समझा है, इस एकांकी की कहानी क्या है ये भी हमने समझी है। अब इसके आगे की जो एकांकी है वो हम अगले वीडियो में पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।